हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 33वां वीडियो है। इससे पहले 32 वीडियो वन लाइनर क्वेश्चन का अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोग देख चुके होंगे उसे और नोट्स भी बनाते चलते होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं। तो किस राज्य में सर्वाधिक पक्की सड़कें? सर्वाधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। जबकि सर्वाधिक अगर कच्ची सड़कें की बात की जाए कि सर्वाधिक कच्ची सड़कें कहाँ है, तो सर्वाधिक कच्ची सड़कें उड़ीसा में है। कहाँ है? सर्वाधिक कच्ची सड़कें उड़ीसा में है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नेशनल हाईवे कहाँ है, तो सर्वाधिक नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। तो भारत के रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तरी रेलवे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी रेलवे हो जाएगा। आइए कुछ रेलवे का मुख्यालय भी देख लेते हैं, जिससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आया करता है। आप जानते होंगे जैसे कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरब। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय जो है वो हो जाएगा चेन्नई। कहाँ हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। जबकि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई चर्च गेट। कहाँ? मुंबई चर्च गेट। जबकि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हुबली कर्नाटक। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर है। कितनी है? 1620 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है, तो सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग भी एक ही हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है। कितनी उसकी लंबाई है? 1620 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपकी हो जाएगी प्रयागराज से हल्दिया। कहाँ हो जाएगी? प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कुल नेशनल वाटर की संख्या कितनी है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितनी है, तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 है। कितनी है? 111 है। जैसे कि आपको मैं बताई कि सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो यह है प्रयागराज से हल्दिया। कहाँ है? प्रयागराज से हल्दिया है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 सबसे लंबी है और किस नदी तंत्र पर है, तो आपका हो जाएगा गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर। किस नदी तंत्र पर? गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। और कुल की बात की जाए तो कुल कितनी है? कुल 111 है। सबसे छोटी राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगा 69। कौन सी हो जाएगा? 69 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या। सबसे छोटी जलमार्ग संख्या ये कितने किलोमीटर की है, तो ये मात्र 5 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की? मात्र 5 किलोमीटर की। और किस नदी में और किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में मणिमुथारू नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मणिमुथारू नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। तो वो कौन सी रानी थी राजस्थान की जिसने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो वो रानी कर्णावती थी। कौन थी रानी थी? रानी कर्णावती। कहाँ की थी? गोंडवाना की थी। ठीक है। यही रानी जो है हुमायूं के पास राखी भेजकर उसे अपना भाई मानकर और उससे सहायता मांगी कि हमको बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की जाए। ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा मुगल बादशाह है जो ज्योतिष में बहुत ही विद्वान था और सातों सप्ताह मतलब सप्ताह में 7 दिन जो है अलग अलग कलर का ड्रेस पहनता था। सैटरडे को ब्लैक ड्रेस, बृहस्पतिवार को येलो ड्रेस, ऐसे करके वो बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र को मानता था। तो वो कौन सा मुगल बादशाह था? तो वो हुमायूं था। कौन सा मुगल बादशाह था? हुमायूं था। और किसके बारे में लेनपुर का कथन है? लेनपुर एक इतिहासकार है, उनका कथन है कि
वो पूरी ज़िंदगी गिरते लुढ़कते रहा और अंत में मृत्यु भी गिरते लुढ़कते ही हो गया। तो वो हुमायूं ही हैं। हुमायूं के बारे में ही लेनपुल का कथन था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि वो कौन सा बादशाह है जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। तो वो हुमायूं है। कौन है? हुमायूं है। हुमायूं की मृत्यु ही सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिल्ली में शेर मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। शेर मंडल पुस्तकालय है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हुमायूं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हुमायूं के द्वारा किया गया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है किस मुगल बादशाह के मकबरे को मुगल साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो हुमायूं के मकबरा को मुगल साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल साम्राज्य का कब्रिस्तान। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हुमायूं के मकबरे का जो स्थल है वहाँ पर बहुत सारे मुगल साम्राज्य के और भी मकबरे बने हुए हैं, उसी प्रांगण में बने हुए हैं। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को मुगल साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देसी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी? 562 थी। कितनी थी? 562 थी। और इन छोटी छोटी देसी रियासतों को एक करके संगठित भारत का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इनका सहयोग किसने किया था? तो इनका सहयोग सचिव किए थे। कौन किए थे? मेनन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? मेनन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इससे संबंधित पूछा जाता है कि कौन से 3 देसी रियासतें हैं जो नहीं मिल पाए, अलग अलग प्रक्रियाएं द्वारा 3 देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित किया गया। तो एक तो हो जाएगा जूनागढ़। कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा देसी रियासत है जिसको भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। तो वो हो जाएगा जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया देसी रियासत जूनागढ़ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा देसी रियासत है जिसे विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था। तो विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। किसे मिलाया गया था? जम्मू कश्मीर को। कब मिलाया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया था। ठीक है, एक और कौन सा देसी रियासत है जिसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था? तो वो हो जाएगा हैदराबाद। कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद। किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किसे भारत में मिलाया गया था, तो हैदराबाद हो जाएगा। अगर पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसे मिलाया जाएगा, तब भी किसे मिलाया गया था, तब भी उसका आंसर हैदराबाद ही हो जाएगा। अगर जनमत संग्रह द्वारा किसे मिलाया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। और विलय पत्र के माध्यम से तो जम्मू कश्मीर को। किसे मिलाया गया था? जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया था? तो कब किया था? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई को किया था। कब किया था? 18 जुलाई 1947 को किया था। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो एक तो हो जाएगा सीआर फार्मूला। ठीक है, सीआर फार्मूला। और कौन सा हो जाएगा? तो डिक्की वर्ड प्लान या फिर माउंट बेटन योजना। ठीक है, डिक्की वर्ड प्लान को ही माउंट बेटन योजना कहा जाता है या फिर माउंट बेटन योजना को ही डिक्की वर्ड प्लान कहा जाता है। इसी के तहत भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सीआर फार्मूला का संबंध किससे है, तो भारत विभाजन से है। सीआर फार्मूला कब आया था? तो सीआर फार्मूला जो है ये आया था, सीआर फार्मूला कब आया था? ये आया था 10 जुलाई 1944 को। कब आया था? 10 जुलाई 1944 को आया था। ठीक है, जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट बेटन योजना या फिर डिक्की वर्ड प्लान, कौन सा? डिक्की वर्ड प्लान कब आया था? तो ये आया था 3 जून 1947 को। कब आया था? 3 जून 1947 को। इसी के तहत भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत के विभाजन के समय या भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली था। ठीक है, और क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है
भारत विभाजन की घोषणा कब की गई थी, कि भारत को कब आज़ाद कर दिया जाएगा? तो क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया गया था 20 फरवरी 1947 को। कब किया गया था? 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया गया था कि हम भारत को 30 जून 1948 तक आज़ादी दे देंगे। कब दे देंगे? ये क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी को घोषणा किया गया था। कब किया गया था? 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा किया गया था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। कब तक? तो 30 जून 1948 तक। ठीक है, वहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित कब हुआ था? तो ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? अभी मैं जस्ट बताई कब पारित हुआ था। प्रस्तुत कब किया गया था? पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तुत कब किया गया था। तो प्रस्तुत किया गया था 3 जुलाई को। कब किया गया था? 4 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया था। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। जबकि इसे पारित कब किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, और इसी के तहत 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजन करके एक नया देश पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ठीक है, और 14 अगस्त के मध्य रात्रि को लाल किला पर झंडा फहराते हुए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं, इसी के तहत माउंटबेटन योजना के तहत ही 14 अगस्त मध्य रात्रि को भारत को एक नया देश के रूप में निर्माण किया गया। ठीक है, भारत को नया देश के रूप में निर्माण क्या करेगा? तो ऑलरेडी एक देश ही था, इसे आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों के चंगुल से भारत को आज़ाद कर दिया गया। कब किया गया था? 14 अगस्त को मध्य रात्रि में। जबकि 14 अगस्त को ही पाकिस्तान को भारत से अलग करके एक नया देश के रूप में निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 14 अगस्त के मध्य रात्रि को लाल किला पर झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो मध्य रात्रि को 14 अगस्त के मध्य रात्रि को लाल किला पर झंडा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत कब किया गया था ब्रिटिश संसद में? तो 4 जुलाई 1947 को। इसे पारित कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो बांग्लादेश का सीमा जो है 5 भारतीय राज्यों से लगती है। कितने भारतीय राज्यों से? 5 भारतीय राज्यों से। कौन कौन से राज्यों से लगता है बांग्लादेश का सीमा? आइए देख लेते हैं उसे भी कि कौन कौन से राज्यों से लगता है। एक तो हो जाएगा असम। कौन सा 5 राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम हो जाएगा। कौन सा 5 राज्य? तो आपका हो जाएगा असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 5 राज्यों से बांग्लादेश का सीमा लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन सा भारतीय राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि म्यांमार का सीमा किन भारतीय राज्यों से लगता है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि म्यांमार से भारत के 4 राज्यों का सीमा लगता है। कितने राज्यों का? 4 राज्यों का। कौन कौन से राज्य? तो क्रम वाइज जान लीजिए, नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से सीमा लगता है म्यांमार से? तो 4 भारतीय राज्य। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल से कौन कौन से भारतीय राज्य का सीमा लगता है, तो नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन कौन से राज्य है नेपाल से सीमा लगाने वाला? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूटान से किस भारतीय राज्यों का सीमा लगता है, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं भूटान से सीमा साझा करने वाला? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लगे हाथ चीन से भी देख लेते हैं। चीन से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से हैं भारतीय राज्य या फिर यूटी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव या फिर उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य को
प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? तो वर्तमान में उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे पारित कब किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब गठन हुआ था प्रारूप समिति का? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। एक अध्यक्ष थे और प्लस 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के द्वारा अपना पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था फरवरी 1948 में। कब प्रस्तुत किया गया था? फरवरी 1948 में। शायद 19-20 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत 1909 में हुई थी। कब हुई थी? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत 1909 में पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। और इसके तहत मार्ले मिंटो सुधार के तहत किसे पृथक निर्वाचन पद्धति का अधिकार दिया गया था? तो मुस्लिमों को। किसे दिया गया था? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति की पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1909 में। किस अधिनियम के तहत? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि मुस्लिमों को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, वैसे ही सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और आंग्ल इंडियन को, किसे? सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और आंग्ल इंडियन को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। कब दिया गया था? तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। कब दिया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत जो है सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और आंग्ल इंडियन को, ठीक है, जिसे आंग्ल भारतीय भी कहा जाता है, इसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ठीक है। वहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जैसे कि मुस्लिमों को 1909 मार्ले मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ठीक है। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और आंग्ल इंडिया को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। वैसे ही भारतीय महिला और श्रमिक वर्ग एवं अछूत वर्ग को कब पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो भारतीय महिला और श्रमिक वर्ग एवं अछूत वर्ग के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। किसके तहत दिया गया था? 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा था? तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के गद्दी पर बैठने वाला शासक था या नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। ठीक है। सिराजुद्दौला को जो है उसे पलासी के युद्ध में हराने के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो आपके दिमाग में आएगा कि पलासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो पलासी युद्ध जो है ये हुआ था, पलासी युद्ध हुआ था 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को जो है पलासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है। और इसी में जो है मीर जाफर के द्वारा गद्दारी किया गया और गद्दारी करते हुए लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया गया, जबकि ये था सेनापति सिराजुद्दौला का, लेकिन इसके द्वारा क्लाइव का साथ दिया गया। इस कारण से सिराजुद्दौला जो है उसको युद्ध क्या बोला जाएगा? इसे षड्यंत्र ही बोला जाता है, लेकिन इसी में इसकी हार हुई और मीर जाफर के बेटा मीरर के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बना दिया गया। बदले में मीर जाफर के द्वारा बहुत सारे पैसे, बहुत सारे जागीर भी लॉर्ड क्लाइव को दिया गया। ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहले तो आप ये जान लीजिए कि
एग्जाम में, पिछले कोई एग्जाम था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी एग्जाम में पूछा गया था कि पलासी किस नदी के किनारे स्थित है। तो पलासी जो है, अगर आपको ऑप्शन में भागीरथी देगा तो भागीरथी नदी हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर हुबली नदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो भागीरथी या फिर हुबली नदी के किनारे पलासी स्थित है, ठीक है। अगर बक्सर के युद्ध की बात की जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता या फिर मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा जो है अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी था। क्या था? बोस्टन टी पार्टी था, ठीक है, बोस्टन टी पार्टी था। तो बोस्टन टी पार्टी हुआ कब था? तो बोस्टन टी पार्टी जो है ये हुआ था 16 दिसंबर 1773 को। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी हुआ था, ठीक है। और यही तत्कालिक कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोस्टन टी पार्टी जो है किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बोस्टन टी पार्टी सेमुल्स के नेतृत्व में हुआ था। किसके? सेमुल्सन के नेतृत्व में जो है बोस्टन टी पार्टी हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगर आपसे भारतीय ना लगा के सीधा पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं भारतीय लग जाएगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी ही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के पृष्ठभूमि पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक बापू के कदमों में, कौन सी पुस्तक? बापू के कदमों में किसकी कृति है, यानी कि ये किसके द्वारा लिखा गया है बापू के कदमों में, और किस पर आधारित है ये पुस्तक? तो ये पुस्तक चंपारण सत्याग्रह पर आधारित है, ठीक है। ये लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक को देख लेते हैं, और जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंडिया डिवाइडेड। कौन सा पुस्तक? इंडिया डिवाइडेड किसका पुस्तक है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड किसका पुस्तक है, तो इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सत्याग्रह एट चंपारण, कौन सा पुस्तक? सत्याग्रह एट चंपारण किसके द्वारा लिखा गया था? तो सत्याग्रह एट चंपारण भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जबकि अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए गांधी जी की देन, कौन सी पुस्तक? गांधी जी की देन, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो गांधी जी की देन जो है ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, कौन सा पुस्तक? भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। किस खेल से है? हॉकी खेल से है। हॉकी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण खेल को
महत्वपूर्ण कफ को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा आगा खान खेल, आगा खान कफ, कौन सा कफ, आगा खां कफ का संबंध किस खेल से है, तो आगा खां कफ का संबंध हॉकी खेल से है। किससे संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि सुल्तान अजलान शाह कौन सा कप, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है, तो सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध भी हॉकी से है। किससे है, हॉकी से है। सिंधिया ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो सिंधिया ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी से है। और ध्यानचंद ट्रॉफी का भी संबंध हॉकी से है, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी का जादूगर जो है ध्यानचंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ध्यानचंद्र को कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। कब किया गया था, 4 अप्रैल 1949 को। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाटो में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो नाटो में वर्तमान सदस्यों की संख्या 32 है। कितनी है, 32 है। अंतिमवां अभी तक 32वां नाटो सदस्य कौन सा है, सदस्य देश कौन सा है, तो 32वां नाटो सदस्य देश जो है स्वीडन है। कौन सा है, स्वीडन 32वां सदस्य देश है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान का स्थापना जो है वो हुआ था 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था, तो बिम्स्टेक का स्थापना जो है 6 जून 1997 को हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1997 को बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था, ठीक है। G20 की स्थापना की बात की जाए तो G20 की स्थापना जो है 6 सितंबर 1999 को हुआ था। कब हुआ था, 6 सितंबर 1999 को G20 का स्थापना हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, तो पालघाट दर्रा जो है वो जोड़ता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन छूट ही गया, ऊपर भी क्वेश्चन छूटा हुआ है, 1 मिनट रुकिए। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 ना देख के मैं डायरेक्ट 17 देख ली थी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और आपसे अगर पूछा जाए कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, औरंगजेब के द्वारा। जबकि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। आगरा के ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आगरा के ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य का शासनकाल, स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि हिंदी फारसी का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो अकबर के शासनकाल को हिंदी फारसी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बादशाह जो है संगीत में प्रांगत थे, मतलब वो गाना गाया करते थे, कौन सा मुगल बादशाह था, तो शाहजहाँ था। कौन सा था, शाहजहाँ था। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा मुगल बादशाह नगाड़ा बजाने में बहुत ही विद्वान थे, नगाड़ा बजाते थे, तो वो नगाड़ा बजाने वाले मुगल शासक अकबर हो जाएंगे। किस शासक के द्वारा नगाड़ा बजाया जाता था, अकबर के द्वारा, ठीक है। जबकि संगीत किसके द्वारा गाया जाता था, तो शाहजहाँ के द्वारा। बीना किस मुगल शासक के द्वारा बजाया जाता था, तो बीना जो है औरंगजेब के द्वारा बजाया जाता था। किसके द्वारा बजाया जाता था, औरंगजेब
के द्वारा बजाया जाता था, ठीक है। और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले कौन से मुगल शासक थे जो ज्योतिष शास्त्र में अंधविश्वास रखते थे, ठीक है, और 7 दिन अलग अलग ड्रेस पहना करते थे, तो वो थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं थे, ठीक है। तो जैसे कि मैं जस्ट बताई आपको कि स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहाँ के शासनकाल को, और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को, और हिंदी फारसी भाषा का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नाटो वाला क्वेश्चन तो हो गया, पालघाट हम लोग देख रहे थे। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पालघाट दर्रा के द्वारा किन 2 पर्वत को जोड़ा जाता है? तो पालघाट दर्रा के द्वारा अन्नामलाई से नीलगिरी पर्वत को जोड़ा जाता है। किसको? अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत को जोड़ता है पालघाट दर्रा। जबकि अगर 2 राज्यों की बात की जाए तो केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि पालघाट दर्रा के द्वारा किन 2 शहरों को जोड़ा जाता है, तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सीनकोट दर्रा, कौन सा दर्रा? सीनकोट दर्रा के द्वारा किन 2 पर्वतों को जोड़ा जाता है? तो इलायची की पर्वत को पालनी पहाड़ी से जोड़ा जाता है। किसको? इलायची की पर्वत को, या इलायची को कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो कार्डमम दे ऑप्शन में तब भी सही होगा, इलायची पर्वत दे तब भी सही होगा। तो पालनी की पहाड़ी से जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि सीनकोट दर्रा के द्वारा किन 2 शहरों को जोड़ा जाता है, तो सीनकोट दर्रा के द्वारा त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ा जाता है सीनकोट दर्रा के द्वारा, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि थालघाट दर्रा, कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा के द्वारा किन 2 शहरों को जोड़ा जाता है? तो थालघाट दर्रा के द्वारा जो है मुंबई को नासिक से जोड़ा जाता है। किसको? मुंबई को नासिक से जोड़ा जाता है, ठीक है। मुंबई प्लस नासिक, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भोरघाट दर्रा द्वारा किन 2 शहरों को जोड़ा जाता है? तो भोरघाट दर्रा द्वारा मुंबई को पुणे से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? मुंबई को पुणे से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए एक बार और रिपीट कर देते हैं। पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, सीनकोट दर्रा त्रिवेंद्रम को मदुरई से जोड़ता है, और थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जबकि भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा? संविधान की 8वीं अनुसूची, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। कुल कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा को जोड़ा गया था, तो मूल संविधान जैसे ही क्वेश्चन में लिखा जाएगा मूल संविधान, तो वैसे ही आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में मात्र 14 भाषा थे। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। जबकि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 22 भाषा हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा कि 6 भाषा को कब कब जोड़ा गया था? अच्छे वो बोल रही हूँ 8 भाषा को, क्योंकि 14 था तो 14 8 कितना हो जाएगा? 22। तो 8 भाषा को कब कब जोड़ा गया था? तो आइए देख लेते हैं। 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। किसके तहत? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। किसके तहत? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। वैसे ही 71वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। किसके तहत? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन से? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। किसको किसको जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। वैसे ही 92वां संविधान संशोधन, कैवां? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, एक मिनट रुकिए, तो यहाँ पर नहीं लिखा पा रहा है, यहाँ लिख दे रही हूँ। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितने भाषा को जोड़ा गया? 4 भाषा को जोड़ा गया। कितने भाषा को जोड़ा गया? 4 भाषा। कौन कौन सा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। जबकि 21वां संविधान संशोधन के तहत 1 भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। अगर मूल संविधान की बात की जाए कि मूल संविधान में 14 भाषा थे, वो 14 भाषा कौन कौन से थे, तो अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिएगा ऐसे ही। कौन कौन से थे? मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ स्पीड में। हिंदी, बांग्ला,
मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और संस्कृत। कौन कौन से? हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत। ये 14 भाषा मूल संविधान में थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के कितने क्षेत्र हैं? तो कितने क्षेत्र हैं? कुल 4 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट। हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा दूसरा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा सुंडालैंड। और चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा इंडो वर्मा। कौन सा? इंडो वर्मा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि वो 4 हॉट स्पॉट कौन सा है, जैव विविधता वाले 4 हॉट स्पॉट। तो एक तो हो जाएगा पश्चिमी घाट, दूसरा हिमालयन क्षेत्र, तीसरा सुंडालैंड, चौथा इंडो वर्मा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्षेत्र जो हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो जैव विविधता से है। किससे है? जैव विविधता से है। और नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो नगोया प्रोटोकॉल जो है ये हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। 2010 में नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है जैव विविधता से है। ठीक है, नगोया कहाँ का शहर है? तो नगोया जो है जापान का शहर है। कहाँ का शहर है? जापान का शहर है। और नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव विविधता से है। ठीक है, इसी के तहत, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के साथ साथ क्वेश्चन भी नोट डाउन कीजिएगा और कंटिन्यू रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। आप देखिएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन वहीं से उठा ही रही हूँ और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं सारा आप लोगों को बता दे रही हूँ एनालिसिस के तौर पर। तो आप लोग इसे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं समझिएगा, क्योंकि एनालिसिस के तौर पर मैं बहुत सारा क्वेश्चन बता रही हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा और प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाइएगा। और मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जब आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं तो आप लोगों को खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि कितना क्वेश्चन टकरा रहा है उससे, और हूबहू उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं जैसा मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।